हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उदेंद्र। फ्रेंड्स, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर पीस और वॉर के क्वेश्चन पर इंडिया का अपना एक स्टैंड है जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया इज नॉट न्यूट्रल, इट इज स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ पीस। इंडिया इज नॉट न्यूट्रल इंडीड। अगर आप इंडिया को एनालिसिस करें इस पूरे वॉर और पीस के क्वेश्चन पर, इंडिया ने किस तरह एक्ट किया, जैसा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक स्टैंड है कि टू ऑब्जर्व द इंटरनेशनल लॉ फॉर ऑन द क्वेश्चन ऑफ वॉर एंड पीस। तो भारत का स्टैंड इसमें है कि to protect go through the international laws. India does observe international laws and observe the international institutions equally. जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ गाइडलाइंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है सरकार को कि इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह रखने हैं, तो डेफिनेटली इंडिया उसको ऑब्जर्व करता है। और ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे कुछ दिन पहले ही जो यूएस को की तरफ से सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्रेस ब्रीफिंग में किसी ने क्वेश्चन किया कि इंडिया उसको ऑब्जर्व नहीं करता रशियन के ऊपर जो सैंक्शन है। तो इंडिया ने कहा कि इंडिया केवल और केवल यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल या फिर जनरल काउंसिल जनरल असेंबली जो है, उसमें अगर कोई सैंक्शन किसी के कंट्री के खिलाफ लगाया गया है तो उसको इंडिया ऑब्जर्व करता है। तो ये बहुत क्लियर कट है कि इंडिया courageously on the principle of non-interference into anybody's internal affairs, even though if it is war. तो ये बहुत ही इंडिया का एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है जिसको कोई पूरा वर्ल्ड जो है रिकॉग्नाइज भी करता है। हमारा नॉन अलाइंड पॉलिसी स्टार्टिंग से रही है जिसमें हमें बहुत फायदे उसके हुए हैं। सम टाइम आपके जो प्रिंसिपल स्टैंड्स होते हैं कभी कभी आपको वो प्रॉब्लम भी देते हैं, लेकिन इन लार्ज एनालिसिस एटलीस्ट आपको एक्सप्लॉइट होने से बचाते हैं, है ना। तो ये भी इंडिया के लिए एक पॉजिटिव चीज रही है और इंडिया को इसी नाम से ही इसकी एक आइडेंटिटी बन गई बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, है ना, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में। तो इंडिया को लोग इस तरह ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो इम्पार्शियलिटी भी एक जस्टिस का ही पार्ट होता है ना। तो इंडिया को नॉन अलाइंड तो इंडिया केवल कहता ही नहीं है, अच्छी चीज ये है कि वो ऑब्जर्व भी करता है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसी रेफरेंस में इंडिया को लोग जिस व्यू में देखते हैं, इंडिया बेहतरीन वेल प्लेस्ड है। इंडिया के पास पास्ट तो जैसा भी है, प्रेजेंट भी जैसा भी है, लेकिन इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि इंडिया अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है। मैं अब उस पर नहीं जाना चाहता कि इंटरनल इश्यूज क्या हैं, लेकिन यस,
इंडिया के पास एक ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप उसको देखें पर्सपेक्टिव में ले जा करके तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। और 21st सेंचुरी ये इंडिया की सेंचुरी है, नो डाउट अबाउट दैट। और प्राइम मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी यू मैं देखता हूँ बिकॉज आई एम इम्पार्शियल अबाउट दैट। पॉलिटिकल अफेयर्स से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ ही इज अ वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन। क्लेवर होना ही चाहिए, तो होते भी हैं। और एक स्टेट्समैन एज ए टैक्टिशियन, यू नो, he knows all the political tools. And very important thing is that किस टाइम पर क्या करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है राजनीति में। किस टाइम पर क्या करना है और उस टाइम फ्रेम में, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो एक्शन करना पूरे ड्रामे को सजा देता है। बेहतरीन ड्रामा तभी तैयार होता है जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो पर्टिकुलर एक्ट होता है। अगर ड्रामे में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मामला खराब हो जाता है, फिर वो बेहतरीन एक्टर नहीं होता। इस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम जो अभी है, मोदी मीन्स द टीम, है ना, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डोभाल साहब हैं, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बाकी और सारी जो टीम है, बेहतरीन टीम उनमें मिली हुई है इस समय। और मोदी जी भी एक प्रोग्रेसिव फॉर साइटेड पॉलिटिशियन है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील लकी such kind of politician in India. लेकिन हाँ, इंटरनल इश्यूज भी हैं जहाँ पे हमें बहुत डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन हाँ, एक्सटर्नल इश्यूज को मैं देख करके कहता हूँ कि टैक्टिस उन्हें बेहतरीन आती है। इंटरनल इश्यूज पर हमारे अंदर डिबेट है ना। तो लेकिन यस, मिस्टर जयशंकर और मिस्टर डोभाल साहब, ये सारे लोग बेहतरीन आदमी हैं। इन्होंने बेहतरीन कॉस्टिंग की है कंप्लीट ड्रामे की जो चल रहा है। अब रेफरेंस में आता हूँ कि यूक्रेन और रशिया की वॉर पर, जिसकी वजह से मैं वीडियो ये बनाना चाहता हूँ। मिस्टर डोभाल आजकल प्रेसिडेंट ऑफ रशिया मिस्टर पुतिन से मीटिंग कर रहे हैं फॉर द रेफरेंस टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो इस रेफरेंस में यूएस से भी टॉक हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की बात हुई, पुतिन से इमीडिएटली बात हुई, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात हुई, यूक्रेन से बात हुई, रशिया से इवन टॉक्स कंटिन्यूस चल रही है। जयशंकर जर्मनी में है इस टाइम, डोभाल साहब पुतिन के साथ बैठे हुए हैं, है ना, रशिया में। तो ये सारी चीजें वहाँ हो रही हैं। और एक इंडिया इस समय यू नो behaving as a great power, you know, definitely no doubt about that. I view it like that. I have a feeling about India. India is moving ahead faster, above the rate of its GDP. इंडिया का जो पॉलिटिकल क्लाउड है, सॉफ्ट पावर है, और मिस्टर जयशंकर की बात सुनी जाती है बिकॉज ही हैज द कैपेसिटी टू आर्ग्यू। पहले की जो हमारे मिनिस्टर्स थे उनको ना उतना स्पेस मिलती थी बिकॉज शायद उसके अलग अलग रीजन्स होते हैं। अब इंडिया भी इस समय बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है जियोपॉलिटिकली और रेलिवेंट एक्टर है, इसलिए वर्ल्ड की सारी शक्तियां जो हैं, पावर्स जो हैं, वो इंडिया के साथ ट्यूनिंग कर रही हैं और इंडिया उस तरह से यू नो बेहतरीन म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज ऑफ द ट्यूनिंग। तो इसको समझने की जरूरत है
तो और हमारे पॉलिटिशियन उसको अंडरस्टैंड करते हैं और अच्छी चीज़ मोदी के साहब के लिए से मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी टीम के पास विज़न है ना? विज़न मीन्स वो पूरा चार्ट आउट करते हैं प्रोग्राम कि ये चीज़ें होंगी, इस तरह होंगी, क्या हो गया प्लानिंग पूरी तरह उसको एक सेटअप बनाते हैं। मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि अगले 6 महीने, साल भर या ये लोग 2075 तक के प्रोग्राम बना डाले, है ना? तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो इंडिया के बन गए हैं, शायद बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कंटिन्यू रखेगी इंडिया की गवर्नेंस पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगी। वो यूज़ करेंगे इस एजेंडा को भी हिंदू एक्सट्रीमिज़्म और हिंदू आइडियोलॉजी, हिंदू-हिंदू टाइप से नहीं, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना है। इससे सोसाइटी में डिसरप्शन भी होने के चांसेस है ना? इंटॉलरेंस भी बढ़ने के चांसेस हैं। कोई सम सेक्शन कैन फील because India is a multi system, है ना? Linguistic, religious, ये वो कलर्स फ्लर्स जो भी है, कास्ट, वुमेन्स सारी इशूज जो है, बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। तो अगर आप इसमें किसी एक चीज को पिक करते हैं फॉर द पॉलिटिकल रीजंस, तो इंटॉलरेंस बढ़ना या डिस्क्रिमिनेशन बढ़ना, जातिगत डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकता है। ये सारी चीजें इंटरनली होंगी और बीजेपी इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स में रहना है टू गेट इलेक्टेड, ये उनके बेनिफिट में है ये। तो ये देखने वाली बात है कि इंटरनल स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हुए पावर में किस तरह बीजेपी रह सकती है। तो लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत दुखी इसलिए हूँ कि लार्जली हमारी पॉपुलेशन लिटरेट है, दे डू अंडरस्टैंड, बट मोस्टली ये भी प्रॉब्लम है कि काफ़ी लोग नहीं अंडरस्टैंड करते। एक्सट्रीमिज़्म एरिया में चले जाते हैं, मीन्स फॉर राइट की तरफ हो जाते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में फॉर राइट हो जाते हैं। लेकिन इनकी मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ स्टेट इसमें सफ़र करेगा, है ना? नेशनलिज़्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है, गैल्वेनाइज़ लोगों को किया जा रहा है। इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आएँगे स्टेट के ऊपर, है ना? स्टेट मीन्स इंडिया का नेशनलिज़्म, इंडिया का जो इंटरनल है ना स्ट्रक्चर है वो, क्योंकि वो पावर में रहने के लिए इन चीज़ों को जो चीज़ें हैं, जैसे लोग गैल्वेनाइज़ होते हैं, सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, है ना? मिस्टर मोदी भी कहते हैं ना, वो मंगलसूत्र वाला काम जो उन्होंने अपने इलेक्शन में कहा था, बेच देंगे, खरीद लेंगे टाइप से। ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं ऐसे लीडर को एक्सपेक्ट नहीं करता मोदी जैसे। उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं कहने, सुनने, सुनाने के लिए लोगों के पास। लेकिन ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी और क्रिएट करना सोसाइटी के अंदर, ये चीज़ें ठीक नहीं लगी, है ना? एटलीस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सोसाइटी को कोहेशन में लेकर के नेशन को प्रोग्रेस करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंपेयर टू all the dimensions of growth, even though the external affairs as well. So thank you very much, my friends. India is playing well in case of Ukraine resolution, and this negotiation and internal talks, hidden talks is secretly going on, and maybe uh, result would be the peace in the Ukraine. So thank you very much, my friends, for listening.